2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे। अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं। पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70-75 हजार रुपए की मदद दी जाती थी। अब यह मदद 1,30,000 रुपए यानी करीब करीब डबल कर दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पैसे अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं। पहले की आवास योजना में लाभार्थी की पसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है। पहले की आवास योजना में 4 दीवारें खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था। आज घर, बिजली, नल से जल, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है। मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उदाहरण देता हूं। देश में देखिए हेल्थ कितना महत्वपूर्ण विषय है, आरोग्य कितना महत्वपूर्ण विषय, लेकिन कैसे हाल रहा। देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ। कांग्रेस ने उसका भरपूर श्रेय लिया, ढोल बजाते रहे बस। लेकिन दूसरा एम्स कब शुरू हुआ? पहला तो 56 में बना, दूसरा कब शुरू हुआ? इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, मुंह पे ताला लग जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग गए। वर्ष 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और ज्यादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई। इस योजना को भी यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत ज्यादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया। किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के 7 पहुंची। याद रखो, यानी 60 साल में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 7 हुई। लेकिन अगले 9 वर्षों में जब हम आए तो हमने देश में एम्स की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया। अब बताइए, डबल इंजन सरकार की ताकत है कि नहीं है? अब देश में 7 नहीं 20 एम्स है, 20। इसके साथ ही देश में 3 नए एम्स पर तेजी से काम भी चल रहा है। यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था। आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 थी, 400 से भी कम। हमें आने के बाद पिछले 9 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए
₹3.25 लाख जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं। ये जनता के वो पैसे हैं जो बिचौलियों की जेब में चला जाया करते थे। हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में आमूलचूल बदलाव किया है। आइए अब देखते हैं, 2 साथियों से बात हुई, अब तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल मुझे चंद्रशेखर जी का है और चंद्रशेखर जी विजयनगर से हैं। उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे हैं, आपने हमेशा से कहा कि कर्नाटका रामदूत हनुमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है। कर्नाटका की सॉफ्ट पावर में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं? अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंद्रशेखर जी, तो मैं यही कहूंगा, मैं बहुत ही संभावनाएं देखता हूं। और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। देखिए, भाषा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की गौरवशाली धरोहरों में कर्नाटका बहुत समृद्ध है। आप वहां रहने वालों का ध्यान जितना जाता होगा, हम बाहर से जब आते हैं ना, हम तो अभिभूत हो जाते हैं। कर्नाटका की 2 बातें मुझे हमेशा से अपनी ओर खींचती है। आध्यात्मिकता में कर्नाटका कोई मुकाबला नहीं, और यहां पर आध्यात्मिकता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागरूकता की तरफ जाने को प्रेरित करती है। यहां अध्यात्म और सामाजिक उत्थान दोनों साथ साथ चलते हैं। चाहे वो कनकदास जी की भक्ति हो या फिर शिव शरण के वचन हो, कर्नाटका के लोग भक्ति की शक्ति का उपयोग समाज के निर्माण में लगाते हैं, भविष्य के निर्माण में लगाते हैं। दूसरी बात यह कि कर्नाटका के लोग समय के साथ और कई बार तो समय से भी आगे चलते हैं। आधुनिकता के साथ चलकर भी कर्नाटका के लोग अपने साहित्य, अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। यहां के युवा कोडिंग भी करते हैं और कुवेम्पू जी की कविता भी पढ़ते सुनते हैं। आज भी कर्नाटका के युवाओं में कन्नड़ा साहित्य पढ़ने की संस्कृति जीवित है। कर्नाटका अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सजग है और कर्नाटका देश के भविष्य को गढ़ने में पूरी तरह जुटा हुआ है। मेरा और कर्नाटका का नाता भी पुराना है। कर्नाटका के लोगों के स्नेह को मैं दशकों से महसूस कर रहा हूं। मुझे दशकों से आशीर्वाद मिलते रहे। ये तब का स्नेह है जब मैं किसी पद पर नहीं था और यहां पार्टी के काम के लिए एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया करता था। इतना ही नहीं, इसके भी पहले जब मैं राजनीति में भी नहीं था, श्रद्धेय यादवराव जी जोशी के चरणों में आकर के बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता था। उस दिन से मेरा जो कर्नाटका और कर्नाटका के लोगों के साथ जो मेरा नाता जुड़ा, वो लगातार वो और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए ही अक्सर मैंने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटका की संस्कृति की बात की है। कर्नाटका के कितने ही लोग हैं
जो कर्नाटका के विकास के पुण्य कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तपस्या को सबके सामने लाने का प्रयास मैं मन की बात में भी मौका नहीं छोड़ता हूं। जब भी मौका मिले मन की बात में मैं कर लेता हूं। और आपको मालूम है, अब इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड है, सेंचुरी लगाने का। वो आपके आशीर्वाद से संभव है, देशवासियों के आशीर्वाद से संभव है। और मैं तो इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं।